हेलो मेरे दोस्तों। आज हमारी सीएमए इंटर कॉस्टिंग की फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा कॉस्टिंग अकाउंटिंग के सिलेबस के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दूंगा। डायरेक्टली क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली पढ़ाने नहीं लगूंगा। पहले एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि हमारे पास कितने मेन चैप्टर है, कैसे कैसे हमारे को पढ़ना है और कैसे कैसे हमारे को किस प्रोसीजर या किस शेड्यूल से हमें पढ़ना है। ठीक है सर। तो सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग अगर मैं बात करूं तो आपने फाउंडेशन में भी कॉस्टिंग पढ़ी थी। फाउंडेशन में अकाउंट में आपने कॉस्टिंग पढ़ी थी 20 मार्क्स में, जिसके अंदर आपने बेसिक थ्योरी पढ़ी थी और कॉस्ट शीट पढ़ा था। दोस्तों, जिस स्टूडेंट ने फाउंडेशन में कॉस्टिंग नहीं पढ़ी या पढ़ी थी पर इतने अच्छे से डीपली नहीं जाकर पढ़ी थी, तो कोई बात नहीं दोस्तों, फाउंडेशन की बात भी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। फाउंडेशन में जितना पढ़ाया गया था, जितना पढ़ा हुआ था, जितना कंटेंट था, वो तो कवर करेंगे ही, साथ में इंटर का तो है ही। ठीक है। फाउंडेशन का बेस भी आपका कवर कराते हुए चलूंगा और इंटर का तो चलेगा ही चलेगा। अब बेसिकली सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारे 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ये एक कोर सब्जेक्ट है, क्योंकि हम एक कॉस्ट अकाउंटेंट बनने जाएंगे आगे जाकर फ्यूचर में, और ये हमारा एक कोर सब्जेक्ट रहेगा। अकाउंट, लॉ, डीटी, ये भी हमारे लिए सब्जेक्ट है इंपॉर्टेंट, बट हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जब भी आप मेरे साथ कॉस्टिंग पढ़ेंगे तो कॉस्टिंग के अंदर आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होना है, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छा होना है। देखो, क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है कॉस्टिंग के अंदर, थ्योरी भी है, थ्योरी भी उतनी ही सीखनी है, प्रैक्टिकल उतना ही सीखना है, पर जो कॉन्सेप्चुअली है वो आपको बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है सर। तो सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग हमारे 100 मार्क्स में है, जिसको हमें 3 सेक्शन में बांटा गया। एक बेसिक ओवरव्यू देते हैं, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है और मैं इसको इतना आसान बना दूंगा, इतना सिंपल बना दूंगा कि आपको लगे कि हाँ, आपको बोरियत नहीं रहेगी, मजा आएगा पढ़ने के अंदर, पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो 100 मार्क्स में पहले इस सब्जेक्ट का ओवरव्यू देखते हैं, कैसे कैसे इस सब्जेक्ट में क्या है, उसके बाद बढ़ते हैं। देखो, यहां पर इस सेक्शन को 3 पार्ट में बांटा गया, मतलब इस 100 मार्क्स को 3 सेक्शन में बांटा गया। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 3 पर्टिकुलर सेक्शन होते हैं इसको सीखने के। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। मतलब हमारे सीएमए के स्टडी मटेरियल में सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। आप भरोसा रखिए मेरे पे दोस्तों। अब एक जर्नी स्टार्ट करी है हमने, है ना। अब आपको मेरे पे भरोसा रखना है। मैं आपका इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि मिनिमम एग्जाम्शन तो आपकी आएगी ही आएगी, मिनिमम एग्जाम्शन तो आपकी आएगी आएगी, और अगर अच्छे नंबर लाना चाहो तो वो भी आएंगे। मैं आपको आपकी बुक, जो हमारे सीएमए जब आप एडमिशन कराते हो तो एडमिशन कराने के बाद इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें बुक मिलती है, उसको स्टडी मटेरियल कहते हैं। अब वो आपको मैं कराऊंगा पूरा का पूरा, क्योंकि मैक्सिमम पेपर वहीं से आता है, सीएमए का इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल। फिर पास्ट में जो पेपर हुए हैं, पास्ट में अभी तक जो पेपर हुए हैं उसके क्वेश्चन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर एक इंस्टीट्यूट वर्कबुक रिलीज करता है प्रैक्टिस के लिए, वो भी हम करेंगे दोस्तों। ये 3 कंटेंट हमारा पूरे इस कोर्स में, इस पूरे कोर्स में आपको मैं देने वाला हूं। सबसे पहले हमारा जो कंटेंट आएगा वो तो एक स्टडी मटेरियल है जो इंस्टीट्यूट की तरफ से हमें मिलता है वो, प्लस इसके बाद हम करेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो कि हम जिसको हम स्कैनर भी कहते हैं। स्कैनर मतलब पास्ट में आए हुए अभी तक क्वेश्चन, जो कि हम 2008 से लेकर करेंगे। 2008 से जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो सब करते हुए चलेंगे, और उसके बाद वर्कबुक के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद वर्कबुक के क्वेश्चन, देखो मैं आपको बताऊं, कॉस्ट अकाउंटिंग बाय प्रैक्टिस होता है दोस्तों। कॉस्ट अकाउंटिंग में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉस्ट अकाउंटिंग आपको आएगा, पर उससे पहले कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होना है आपको। कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट बिठा लो अपने दिमाग में, क्या कहता है, क्या बोलता है ये चीज, क्या इसका मतलब है, वो समझिए। समझने के बाद आगे जितना आप कॉस्टिंग को मजे लेते हुए करेंगे, जितना आप कॉस्टिंग में इंटरेस्ट दिखाएंगे, उतना आपके लिए कॉस्टिंग इजी हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, और इंटरेस्ट मैं आपको दिलवाऊंगा कॉस्टिंग के अंदर। तो हमारा पूरे सिलेबस जो 100 मार्क्स है उसको हमने 3 भागों में बांटा, जो कि हमारे स्टडी मैट में। एक तो बोला हमने सेक्शन ए, एक को हमने सेक्शन ए नाम दिया, एक हमारा है सेक्शन बी। मैं बिल्कुल ये नहीं मानूंगा, मैं बिल्कुल मानूंगा कि
आपको कॉस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता, पहली बार कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, उस हिसाब से लेकर चलूंगा। भले आप साइंस स्टूडेंट हो, भले आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, या किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, बहुत सारे स्टूडेंट साइंस से भी आते हैं भाई, आपको इतने अच्छे से इतने क्लियर तरीके से समझाऊंगा। डाउट के लिए आप बेफिक्र रहिए, आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल गया होगा, जब आपको लगे डाउट पूछना है तब आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको लगे तब मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है सर। चलिए, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, तो हमारे 100 मार्क्स को 3 सेक्शन में बांटा गया। ठीक है, एक बार ये कॉपी में लिखना चालू करेंगे क्योंकि पहली क्लास है, थोड़ा देखते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई करनी है, पूरे टाइम ही पढ़ना है। तो एक बार देखते हैं हमारा सिलेबस क्या कंटेंट है। मैंने आपको ये प्रोवाइड करवाना है, स्टडी मटेरियल कराना है, स्कैनर कराने हैं, वर्कबुक कराने हैं, एक चैप्टर में कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन कराऊं, जिससे आपकी प्रैक्टिस, सबको आपको कोर नॉलेज हो जाए, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी आप कर सको, मेरा ये पर्पस है। सबसे पहला जो सेक्शन है, हमने बोला इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरा हमारा है मेथड ऑफ कॉस्टिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग। तीसरा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। बेसिकली ये हमारे पहला जो सेक्शन है हमारा 40 मार्क्स में आता है, 40% ये कवरेज लेता है। 100 मार्क्स का अगर पेपर होगा तो 40% कवरेज, जितने भी मार्क्स का पेपर होगा 40% कवरेज सेक्शन ए की रहेगी, 30% कवरेज सेक्शन बी की रहेगी, और 30% कवरेज सेक्शन सी की रहेगी। ठीक है जी, इस तरीके से हमारे 3 सेक्शन में बांटे गए, 3 पार्ट में बांटा गया सेक्शन। बहुत इजी कर दूंगा कॉस्ट अकाउंटिंग आपके लिए दोस्तों, ज्यादा नहीं बोलूंगा, पहली क्लास है, सिर्फ जितना आपको समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, सीधा आपके पास पढ़ाई 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 रहेगी बढ़िया से। ठीक है, तो 100 मार्क्स में पहले 3 सेक्शन है हमारे, 40, 30 और 30। 40 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मेथड ऑफ कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है सर, ये हमारा है, इसको लिखते हुए चले। ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता हुआ चलूंगा शुरुआत में डेमो के लिए, तो स्टूडेंट चाहे तो देख सकता है। और मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि पहले मैं थ्योरी को भी कवर कराते चलूंगा, इक्वली इंपॉर्टेंट रखूंगा, और फिर प्रैक्टिकल। तो स्टडी नोट वाइज चलेंगे बढ़िया से, ठीक है। अब दोस्तों जो हमारा पहला सेक्शन है ना, उसके अंदर हमारे 3 स्टडी नोट कवर होते हैं। पहले सेक्शन के हमारे 3 स्टडी नोट कवर होते हैं, स्टडी नोट नंबर 1, स्टडी नोट नंबर 2 और स्टडी नोट नंबर 3। तो इस वाले सेक्शन के अंदर हमारे 3 स्टडी नोट कवर होंगे, स्टडी नोट 1, 2 और 3। अगर आपके पास बुक है तो ठीक, नहीं है तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, कौन कौन से स्टडी नोट। इसके अंदर हमारे कितने स्टडी नोट है, इन्हें एक और स्टडी नोट है इसके अंदर ना, एक और स्टडी नोट इसके अंदर, एक और है स्टडी नोट 4 भी है। तो पहले वाले सेक्शन में, सेक्शन ए के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 स्टडी नोट है जो हमारे सेक्शन ए को कवर करता है। फिर इसके बाद स्टडी नोट नंबर 5 में 30 मार्क्स का है, पूरा स्टडी नोट नंबर 5 30 मार्क्स का है, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टडी नोट। और उसके बाद स्टडी नोट नंबर 6, तो टोटल हमारे पास 4 स्टडी नोट है, स्टडी नोट नंबर 6। पहले 4 स्टडी नोट तो सेक्शन ए में कवर होते हैं, दूसरे स्टडी नोट, 5वां स्टडी नोट सेक्शन बी में कवर होता है जो अकेला 30 मार्क्स का है, और छठा स्टडी नोट सी में कवर होता है। इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स है, इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स है। सर कौन कौन से चैप्टर है, एक बार देखते हैं सर। सामने देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपकी बुक में जो आपको मिली होगी उसमें आपको दे रखा है, पहले सेकंड पेज में लिखा है टोटल चैप्टर कवरेज। जो हमारा चैप्टर फर्स्ट वाला पॉइंट पे लिखा है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, ये हमारा स्टडी नोट नंबर 1 है, ये हमारा स्टडी नोट नंबर 1 है। कॉस्ट असर्टेनमेंट, जिसको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहा जाता है, जिसके अंदर मटेरियल कॉस्टिंग, एम्प्लॉय और या फिर लेबर कॉस्टिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड, ये हमारा स्टडी नोट नंबर 2 है। आपको लग रहा होगा कि पढ़ाई कब चालू होगी, भाई देखो पहली क्लास है, इसलिए मैं आपको जो स्टूडेंट को आप ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पहले से ये चीज पता हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता। दोस्तों मुझे सभी को लेकर चलना होता है, अगर आपको ये चीज पता है, नहीं सुनना चाहते, थोड़ा स्पीड में कर लीजिए,
जिसको सुनना है वो ढंग से सुनेगा, ठीक है। यहां पर स्टडी नोट नंबर, ये भी स्टडी नोट नंबर 3 हो गया और ये हमारा स्टडी नोट नंबर 4 हो गया। तो 4 स्टडी नोट हमारे कवर होते हैं, यहां से यहां तक के 4 स्टडी नोट हमारे कवर हो गए 40 मार्क्स में। 4 स्टडी नोट हमारे कवर हो गए 40 मार्क्स में, ठीक है सर। ये सेक्शन ए बन गया, 40% का है ये। इसके बाद जो हमारा स्टडी नोट नंबर 5 है, ये वाला, ये हमारे 5 लिखा है तो स्टडी नोट नंबर 5 है अकेला। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है। ये चैप्टर हमारे कवर हो गए 30% मार्क्स, 30% आएगा ये। और इसके बाद लास्ट स्टडी नोट हमारा 6 है, जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हमें, और ये हमारे को 30% की वेटेज देगा। 3 चैप्टर 30% की वेटेज, 5 चैप्टर 30% की वेटेज, और इसके अंदर काफी चैप्टर है 40% की वेटेज, ठीक है सर। अब ये तो हुआ आपके पास कुछ इस तरीके से आपका चैप्टर, आपकी टोटल कवरेज ऑफ दी स्टडी मटेरियल, ठीक है। अब हमें करना क्या है, तो मैंने नीचे शेड्यूल भी दे रखा है, आपको उसी शेड्यूल के हिसाब से चलना है। बहुत सारे स्टूडेंट शेड्यूल नहीं मानते, तो कहते हैं हमारी मर्जी, हम पहला चैप्टर मटेरियल पढ़ेंगे या जो भी आपका। देखिए दोस्तों, आप बहुत अच्छा जानते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, बट मैं चाहूंगा कि आप मेरी तरीके से पढ़िए। अगर मैं कह रहा हूं कि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। आपने पूरा कोर्स नहीं करा, अगर आपने पूरा कोर्स करा होता तो शायद मैं कह सकता था कि आपको पता हो कि कौन सा चैप्टर कब करना चाहिए, बट हमें पता है कि कौन सा चैप्टर कब कराओगे तो बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप वैसे कर लीजिएगा। कोर्स तो पूरा ही कंप्लीट करना है, फिर आगे पीछे चैप्टर मत करिएगा, ठीक है ना। चलो, तो मैं मानता हुआ चलूंगा कि आप इस शेड्यूल से चलेंगे, इस शेड्यूल को बनाएंगे, चाहे कितनी भी बोरियत रही थ्योरी के अंदर, चाहे कितना भी मजा आया प्रैक्टिकल के अंदर, ठीक है सर। सबसे पहला हमारा स्टार्ट होगा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, पार्ट 1 लिखा हुआ है, और इसका सेकंड पार्ट लास्ट में लिखा हुआ है, जब कोर्स बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, पार्ट 2। ऐसा क्यों? देखो, पहला जो चैप्टर हमारा बेसिक चैप्टर है, बेसिक का चैप्टर है, इसके अंदर 2 पार्ट मैंने कर दिए। पहला पार्ट वो करा जिसके अंदर मैक्सिमम थ्योरी कवर कर लूंगा, जिसके अंदर वो सभी थ्योरी कवर कर लेंगे जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर में काम आएगा, और वो थ्योरी जो हमारे आगे आने वाले चैप्टर में काम नहीं आएगा वो हम लास्ट में कवर कर लेंगे। समझिए, 2 तरीका है। पहले वाले चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग जो दिख रहा है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बेसिक नॉलेज है। इसके अंदर मान लेते हैं अगर 100% थ्योरी है तो मैं 80% तो अभी कवर करा दूंगा, 20% पार्ट 2 में कवर कराऊंगा, 80% जो अभी कवर कराऊंगा वो आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा, ठीक है सर। इस तरीके से चल लेंगे, नहीं तो फिर बोर हो जाओगे आप। थ्योरी भी करानी है, क्योंकि भैया कॉस्टिंग के अंदर थ्योरी बहुत कम कराते हैं। मेरा पर्पस है कि थ्योरी भी इतनी करा दूं आपको कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन थ्योरी का नहीं छूटे। तो जो भी नोट्स होंगे वो क्लास में आपको बनते हुए नजर आएंगे, अलग से नहीं मिलेंगे, अभी मैं बनाऊंगा आपके जब पढ़ाऊंगा तो। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 1, ठीक है ना, क्यों बोला मैंने पार्ट 1, ठीक है सर। कॉस्ट शीट करना है उसके बाद। सर कॉस्ट शीट क्यों करना है, आप याद करिए, बेसिक जब आपने फाउंडेशन अगर आप पढ़कर आए हो, डायरेक्ट एंट्री नहीं करी है, फाउंडेशन अगर आपने देखा होगा तो फाउंडेशन में 20 मार्क्स की कॉस्टिंग थी, तो वहां पर पहले बेसिक था जो कि इस बेसिक में आपका कवर हो जाएगा, इस बेसिक में आपका फाउंडेशन भी कवर हो जाएगा, इंटर भी कवर हो जाएगा। फिर आपने कॉस्ट शीट पढ़ी थी, वहां पर क्यों? क्योंकि दोस्तों बेसिक के बाद कॉस्ट शीट पढ़ना बहुत जरूरी है, इसका एक लॉजिक रीजन होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप पहले ये कर लीजिएगा, उसके बाद कॉस्ट शीट में जाएगा। नहीं तो सारे स्टूडेंट पहले मटेरियल पढ़ते हैं, मटेरियल मत पढ़िएगा, मटेरियल पढ़ना चाहिए कॉस्ट शीट के बाद। जब कॉस्ट शीट एक बेसिक ओवरव्यू आपको बता देता है, बहुत अच्छी बातें बता देता है कॉस्ट शीट आपको, है ना। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज लेंगे, थ्योरी की नॉलेज लेंगे, फिर हम कॉस्ट शीट पढ़ेंगे। कॉस्ट शीट जब पूरा खत्म कर देंगे, इसके करीब 30-40 क्वेश्चन हम खत्म कर देंगे, उसके बाद हम आगे चैप्टर्स में जाएंगे, मटेरियल करेंगे। इस तरीके से फॉलो करना है, मटेरियल करना है, फिर लेबर कॉस्ट, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर ओवरहेड, फिर जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, ऑपरेटिंग एंड सर्विस कॉस्टिंग, इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड एंड बजट। उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तो ये नीचे की जो है वो थ्योरी है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट 2 जो रहेगा वो कराऊंगा, क्योंकि और थ्योरी इनमें भी है चैप्टर्स में, वहां भी कवर होती चलेगी, पर ये एक प्योरली थ्योरी है, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं है कि इन 17 चैप्टर में थ्योरी नहीं, टोटल कितने चैप्टर है दोस्तों बताओ? 21 चैप्टर, मतलब 20 है, 21 तो इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो जो मैंने लिख दिया नीचे नोट, ऑल थ्योरी नोट्स विल बी कवर इन क्लास। तो क्लास में जितने भी थ्योरी के नोट्स होंगे जो मैं लिखाऊंगा वो आपको मिलेंगे। अब मैं आपको बता देता हूं, आपको बेसिकली यहां पर 2 ऑप्शन है आपके पास। आप ना या तो एक कॉपी मोटी सी बना लो, उसी में सारे क्वेश्चन, उसी में सारे कॉन्सेप्ट, शुरुआत जैसे जैसे मैं कर जाऊंगा वैसे वैसे करो, या तो 2 कॉपी बना लीजिए, 2 कॉपी आप बना लीजिए अच्छे से। एक कॉपी कॉन्सेप्ट कॉपी बना लीजिए, एक आपको
प्रैक्टिस कॉपी बना लीजिए, एक कॉन्सेप्ट कॉपी बना लीजिए, जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, थ्योरी सारी कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे सारे सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को कोर तरीके से समझेंगे, और एक आपकी प्रैक्टिकल कॉपी हो जाएगी जिसके अंदर आप सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल कॉपी जितने मेरे क्वेश्चन है वो। या तो आप ऐसा कर लीजिए, ये मेरा ऑप्शन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि कॉन्सेप्ट वाली कॉपी अलग हो जाती है और प्रैक्टिकल कॉपी अलग हो जाती है। एक ऑप्शन ये है कि आपके पास एक कॉपी लो मोटी सी, उसी में कॉन्सेप्ट उसी में प्रैक्टिकल, तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप ये प्रीफर करिए, ये सही रहेगा, एक कॉन्सेप्ट वाली कॉपी और एक प्रैक्टिकल। जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन कराऊंगा तो प्रैक्टिकल कॉपी में करना, और कॉन्सेप्ट करना सिखाऊंगा तो कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में करना। इससे बढ़िया रहेगा कि आपको कॉन्सेप्ट की कॉपी अलग मिल जाएगी। ठीक है सर, यहां तक बात क्लियर हो गई है सर। अब मुझे और कुछ बताना नहीं है इसके अंदर, और कुछ मुझे ज्यादा चर्चा नहीं करनी, आपको मैंने पूरा बता दिया किस तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा है। हमारा कोर्स जल्दी जल्दी होता रहेगा, और कृपया करके आप तो कहीं लगता है कि यार मैं कोर्स पे अटक रहा हूं, ये कहीं हो रहा है, तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है सर, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। आओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, जिसके अंदर हम अपना बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 1 लिखेंगे, अब नए पेज से हेडिंग डालना, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी नॉलेज आगे की कॉस्टिंग की वो यही चैप्टर देता है, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने आपको बताया हम इस चैप्टर को दो भाग में करेंगे, हम इस चैप्टर को दो पार्ट में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं ये चैप्टर के अंदर बेसिकली कितने टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें लिखेंगे टॉपिक टू बी कवर, कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है, लिखना टॉपिक टू बी कवर, टॉपिक टू बी कवर, कौन कौन सा टॉपिक है जो हमें कवर करना है इस चैप्टर के अंदर। एक पता चल जाएगा ना इस चैप्टर में कितने टॉपिक है जो हमें, कॉन्सेप्ट है जो हमें कवर करना है, हर चैप्टर में लिखेंगे दोस्तों, जिससे हमें पता चल जाए। आओ सर, सबसे पहले लिखना, पहले लिखेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ये चार ऐसे वर्ड है, ऐसे वर्ड है कॉस्टिंग के अंदर जिनको सीखना बहुत जरूरी है, चारों में डिफरेंस सीखना बहुत जरूरी है। तो कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये सीखना है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखना, इस चैप्टर के अंदर कितने पॉइंट है जो कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं थ्योरी पार्ट को, और कितना इंपॉर्टेंट है ये। एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कैसे करेंगे आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट। इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी, तीसरा ऑब्जेक्टिव स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी। फोर्थ, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है जी, फिफ्थ, इसके बाद है एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सिक्स, इसके बाद है लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। सेवंथ, इसके बाद है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट,
एलिमेंट ऑफ कॉस्ट अकेला बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे कि मटेरियल, लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, है ना, ओवरहेड्स, ये सब आपने भी सुना नहीं होगा, पर धीरे धीरे करके सुनोगे। तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद 8वां हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और 9वां हमारा है, ये अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है, 2 से 3 क्लास लगेगी इसको कवर करने में अकेले। और लास्ट हमारा है रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, रोल ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताऊं तो मैंने इस थ्योरी को 9 जो हमारे टॉपिक दे रखे हैं, ये टॉपिक जो हमें कवर करने हैं, इस थ्योरी को मैंने 2 भागों में बांटा। पार्ट नंबर 1 मैंने बताया, पार्ट नंबर 1 वो थ्योरी होगी जो हमें आने वाले चैप्टर, जो हम प्रैक्टिकल चैप्टर करेंगे उसमें काम आएगा, जैसे कॉस्ट शीट जब हम करेंगे तो उसमें काम आएगा। और पार्ट 2 की थ्योरी ऐसे होगी वो कहीं काम नहीं आएगा, उससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारे पार्ट 1 में कौन कौन सी थ्योरी कवर होती है, देखो ये रहा, ये हम करेंगे पार्ट 1 में, ठीक है। ये हम करेंगे पार्ट 1 में, ये हम करेंगे पार्ट 1 में, और ये हम करेंगे, बस 3। कौन ये 3 आपको लग रहे हैं छोटे, बहुत बड़े हैं, काफी टाइम लग जाएगा इनको कराने में। तो ये 3 हम चीजें कवर करेंगे। ये पहला कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। हमने ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, रोल क्या है। ये ऐसी थ्योरी है दोस्तों जिसका कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं होता प्रैक्टिकल से। और जो पार्ट 1 वाली थ्योरी है इसका दूर दूर तक नहीं, इसका पास पास नाता है प्रैक्टिकल से। तो दोस्तों हमने 2 भागों में बांटा। पहला भाग हमारा ये है पार्ट 1 थ्योरी एंड पार्ट 2 थ्योरी। जो पार्ट 1 थ्योरी होती है वो पूरी टोटली बेस्ड है प्रैक्टिकल पर। प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल करने में बहुत काम आने वाली है वो थ्योरी। और जो पार्ट 2 वाली थ्योरी है वो प्रैक्टिकल के लिए कोई काम नहीं आएगी, वो सिर्फ डायरेक्टली थ्योरी पूछा जा सकता है उससे क्वेश्चन में डायरेक्टली, बस इतना फर्क है। तो मैंने कहा कि जो डायरेक्टली क्वेश्चन में थ्योरी पूछा जा सकता है उसको करने से अभी बोरियत हो जाएगी दोस्तों। मैं आपको, मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ डिफरेंट है। मैंने आपको फिर कहा, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको चीजें समझ आए, शुरुआत में बोरियत ना हो, फिर मजा नहीं आएगा। तो हमने कहा देखो ये आपको लग रहा है 3 है, ये 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इतना बड़ा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इतना बड़ा है, आप चेक करके देख लीजिए, अपने स्टडी मैट खोल के देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो हमें पार्ट 1 थ्योरी करना है यहां पर, है ना। पार्ट 1 लेके चलूंगा और पार्ट 2 बाद में करेंगे। पार्ट 1 बेसिक थ्योरी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऐसा नहीं है कि वो छूट जाएगा, वो नहीं छूटेगा, ये मेरी 100% गारंटी है, उसको मैं कराऊंगा। पर अभी नहीं, बोर हो जाओगे आप। बेसिक थ्योरी ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, भाई थ्योरी तो कोई कराता ही नहीं है। मैं आपको देखना कितनी थ्योरी कराऊंगा, जो जो पेपर में आने वाली थ्योरी है सब कराऊंगा। चलो, तो हमारे पे बेसिकली अगर मैं इसमें देखूं तो हमारे पास 3 टॉपिक है। एक तो कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी। चार थ्योरी है, मतलब ये पहला। दूसरा है हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, और तीसरा हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। अगर हमने ये 3 टॉपिक कवर कर लिए, ये पहला चैप्टर हमारा पार्ट 1 50% चैप्टर कवर हो जाएगा, जिसके अंदर फिर हम डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जंप कर सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद हम ये बाकी के रिमेनिंग थ्योरी भी कंप्लीट कर लेंगे दोस्त, ठीक है जी। तो कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, इसका मतलब सीखते हैं। आज की क्लास का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो पहला है कि पहले हमें कॉस्ट क्या होती है वो सीखना है, कॉस्टिंग किसे कहते हैं वो सीखना है, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी किसे कहते हैं वो सीखना है। चलो
तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पहले टॉपिक से, मीनिंग ऑफ कॉस्ट। मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का क्या मतलब है? लिखना इसके अंदर थ्योरी साथ साथ लिखेंगे, हैंड रिटन फॉर्मेट में अपने साथ लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे क्योंकि ज्यादा थ्योरी होती नहीं है कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है, जो मेन थ्योरी मैं सभी कराते चलूंगा, तो आप हाथ के साथ साथ लिखेंगे। ठीक है, अलग से थ्योरी बुक नहीं मिलती दोस्तों यहाँ पर, इतनी थ्योरी है, कोई पूरा थ्योरी सब्जेक्ट थोड़ी ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक, लिखेंगे सर। पहला पॉइंट, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ resources given up in exchange for some goods and service, for some goods and service. So cost is the amount of resources given up in exchange for some goods and service. सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, resources, the resources given up, जो resources आप दोगे, that express in terms of money, that express in terms of money, that express in terms of money. तीसरा, cost is defined, साथ साथ लिखेंगे दोस्तों, जब मैं कहूं सामने देखिए, सुनेंगे तब सुनना। cost is defined as the amount of expenditure, cost is defined as the amount of expenditure, अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या हो सकता है? एक्चुअल और नोशनल। इनकर्ड, कॉस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। एक्सपेंडिचर मींस एक्चुअल और नोशनल। ठीक है सर, अब ये एक्चुअल और नोशनल क्या होता है पहले समझेंगे। ये कॉस्ट की मैंने डेफिनेशन लिखी है। ठीक है सर, दोस्तों एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं कि कॉस्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो, एक कंपनी है, एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है दोस्तों एबी फर्नीचर लिमिटेड, एक कंपनी है एबी फर्नीचर लिमिटेड, और एक कंपनी है XY वुड लिमिटेड। एग्जाम्पल को ध्यान समझेंगे, थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हैं जिससे आपको और अच्छे लगे थोड़ा। एबी फर्नीचर लिमिटेड एक कंपनी है और XY वुड लिमिटेड एक कंपनी है, दो कंपनी है यहां पर। अब क्या होता है, अब जो एबी फर्नीचर लिमिटेड कंपनी है, इसकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है? इसकी बिजनेस एक्टिविटी है कि ये फर्नीचर को बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग द फर्नीचर एंड सेल इट टू द कस्टमर। क्या बनाती है? मैन्युफैक्चरिंग द फर्नीचर, मैन्युफैक्चर द फर्नीचर्स एंड सेल इट, मैन्युफैक्चरिंग द फर्नीचर एंड सेल इट। ये फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करती है और फिर बेचती है। अच्छा, मैन्युफैक्चर करने के लिए क्या चाहिए? लकड़ियां। भाई फर्नीचर को बनाने के लिए लकड़ी चाहिए। अब ये संपर्क करती है XY वुड लिमिटेड से और इनसे बोलती है कि यार आप हमें वुड दे दो, वुड आप हमें लकड़ियां दे दो, हम इस लकड़ी से फर्नीचर बनाएंगे। सोफा, फर्नीचर के अंदर सोफा आ जाती है, टेबल्स आ जाती है, बहुत कुछ आ जाता है, लकड़ी का बेड आ जाता है, वे बनाकर बाहर मार्केट में सेल आउट करेंगे। कुछ इस तरीके से चल रहा था। अब क्या हुआ, एबी फर्नीचर लिमिटेड ने XY, जो कि इनकी बिजनेस एक्टिविटी है वुड, इनकी बिजनेस एक्टिविटी लिख देता हूं, सेलिंग वुड, लकड़ियां बेचना इनका काम है। ऐसी कंपनी को लकड़ियां बेचती है
जो कंपनी फर्नीचर, जिनका लकड़ियों का काम है, जिनका लकड़ियों से प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है दोस्त। अब एबी लिमिटेड ने कहा कि XY वुड लिमिटेड से, एबी फर्नीचर लिमिटेड से XY वुड लिमिटेड से कहा कि हमें 10,000 यूनिट ऑफ वुड चाहिए। अब इन्होंने इनसे कहा कि हमें क्या चाहिए भाई, 10,000 यूनिट ऑफ वुड चाहिए। 10,000 यूनिट ऑफ वुड परचेज करा, किससे, XY वुड लिमिटेड से। 10,000 यूनिट ऑफ वुड इन्होंने परचेज किया, ठीक है सर। अच्छा, अब जब 10,000 यूनिट ऑफ वुड परचेज करा, इन्होंने कहा देखो एक यूनिट जो है ना उसकी कॉस्ट आती है एट द रेट 500 रुपीज, एक यूनिट 500 रुपए का है, और 10,000 यूनिट ऑफ वुड एबी लिमिटेड ने खरीदा। तो अब मुझे बताओ एबी लिमिटेड XY वुड लिमिटेड को कितना पैसा देगी। इसने कहा बड़ा सिंपल है सर, एबी लिमिटेड XY लिमिटेड को बड़ा सिंपल पैसा देगी भाई, 10,000 यूनिट खरीदा और एक यूनिट कितने की थी, 500 की। एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आती है, कितने का देता है एक यूनिट XY वुड लिमिटेड, 500 का। तो मुझे बताओ अगर 10,000 यूनिट है तो एक यूनिट अगर 500 की, तो मुझे बताओ कितना हो गया, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 500, दैट्स कॉल्ड 50 लाख रुपीस। 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, किसको देने पड़ेंगे, एबी लिमिटेड को। किसको देने पड़ेंगे, XY वुड लिमिटेड को देना होगा। अब मुझे बताओ हमने क्या हुआ यहां पर, इस पूरे कहानी के अंदर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, एबी लिमिटेड को गुड्स मिले। एबी लिमिटेड को क्या मिले दोस्त, गुड्स मिले। एबी लिमिटेड को क्या मिले, गुड्स मिले, और इस गुड्स के बदले में इन्होंने क्या करी, पेमेंट कर दी। इस गुड्स के बदले में क्या करी, इन्होंने पेमेंट करी। बस यही होती है दोस्तों कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट जरा ध्यान सुनेंगे, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस। जब कोई भी पर्सन किसी पर्सन से गुड्स लेता है या सर्विसेज लेता है, मैं अगर आपसे गुड्स लूं या सर्विसेज लूं, इसके बदले में जो मैं आपको पेमेंट करूं, जो मैं इसके बदले में आपको दे रहा हूं रिसोर्सेज, और वो रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। आपसे मान लो आप XY वुड लिमिटेड हो और मैं एबी फर्नीचर लिमिटेड हूं। अब मैंने आपसे क्या लिए, गुड्स ले लिए। हो सकता है मैं गुड्स की जगह पर क्या ले सकता हूं, सर्विसेज ले सकता हूं। जो भी मैं गुड्स और सर्विसेज आपसे लूंगा, उसके बदले में जो मैं आपको पे करूंगा, दैट पेमेंट इज नोन एज कॉस्ट। उस पेमेंट को कॉस्ट कहा जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट आपने जो पे किया, अमाउंट पेड, ये अमाउंट जो इंकर्ड हुआ, जो इंकर्ड हुआ, अमाउंट जो इंकर्ड हुआ गुड्स खरीदने में, गुड्स परचेज करने में, अमाउंट जो इंकर्ड हुआ गुड्स परचेज करने में, इसको हमने कहा ये हमारी कॉस्ट है। ऐसा अमाउंट जो इंकर्ड हो जाता है, जो खर्च हो जाता है किसी गुड्स और सर्विस को एक्वायर बोल लो, किसी गुड्स और सर्विस को खरीदने में, एक्वायर करने, जो भी आपका मन करे वैसा। तो कोई भी पैसा जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज हम लेते हैं और उसके बदले में जो रिसोर्सेज हम देते हैं, उसके बदले में जो रिसोर्सेज हम देते हैं, और वो रिसोर्सेज आप जो दे रहे हो, ये हमारा क्या है, ये रिसोर्सेज है जो हमने दिया। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये रिसोर्सेज है जो हमने दिया, और ये जो रिसोर्सेज है वो इन टर्म्स ऑफ मनी है ना। बताओ इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी आप दोगे वो मनी की टर्म में होना चाहिए। आपने 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, मुझे एबी फर्नीचर लिमिटेड को 50 लाख रुपीस आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको 10,000 यूनिट से आपके वुड्स खरीदे, लकड़ियां खरीदी, तो मुझे आपको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अब जो मैं ये पैसा आपको दे रहा हूं, ये मेरा खर्च हो रहा है, इसको हम कहेंगे ये हमारी कॉस्ट हो गई। ये हमारी उस 10,000 यूनिट ऑफ गुड्स वुड खरीदने की कॉस्ट हो गई। ये हमारी क्या हो गई, कॉस्ट है उस 10,000 यूनिट ऑफ वुड खरीदने की। अच्छा, तो क्लियर है या नहीं है। तो जो रिसोर्सेज आप दे रहे हो, जो पैसा आप दे रहे हो, वो क्या दे रहे हो, एक्सपेंस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मनी के टर्म में आपने बदले में दिया होना चाहिए कुछ, तो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। कहता है कॉस्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट एक्सपेंडिचर इंकर्ड। कॉस्ट वो अमाउंट है जो एक्सपेंडिचर किया गया और खर्च हो गया, जो एक्सपेंडिचर इंकर्ड हो गया, खर्च हो गया। अब जो एक्सपेंडिचर है वो एक्चुअल भी हो सकता है, वो नॉशनल भी हो सकता है, समझेंगे। कॉस्ट एक ऐसा अमाउंट है जो खर्च हो गया है, कॉस्ट एक ऐसा अमाउंट है जो खर्च हो चुका है। वो एक्सपेंडिचर जो खर्च हो गया, वो एक्सपेंडिचर एक्चुअल भी हो सकता है और नॉशनल भी हो सकता है दोस्तों।
तो अगर मैं कहूं कि कॉस्ट क्या है तो आप कहना सर कॉस्ट एक ऐसा अमाउंट है, आप कहना सर कॉस्ट एक ऐसा अमाउंट है, कॉस्ट एक ऐसा अमाउंट है जो खर्च करा गया हो, जो एक्सपेंस हो गया हो, एक्सपेंडिचर हो गया हो, टू एक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज, टू एक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज। जब मैं कोई गुड्स और सर्विस खरीदता हूं और उसके बदले में जो मैं पैसा पे करता हूं, और जो मैं पैसा पे करता हूं वो इन टर्म्स ऑफ मनी पे कर रहे हो, जो खर्चा आप कर रहे हो, जो एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए। ठीक है जी। तो कॉस्ट एक ऐसा अमाउंट है जो आप खर्च करते हो एक्वायर करने के लिए गुड्स और सर्विस को। तो गुड्स और सर्विस को एक्वायर करने के लिए जो पैसा मैं खर्च करता हूं वो उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। ये पेन मैंने 100 रुपए का खरीदा दुकान से, ठीक। अब 100 रुपए का जब मैंने पेन खरीदा तो मेरे पास क्या आया, गुड्स आया। इसके बदले मैंने कितने पे करे, 100। तो मैं कहूंगा ये पेन की कॉस्ट मेरे लिए 100 रुपए हो गई। ठीक है जी। मैंने एक लैपटॉप खरीदा मार्केट से और उसकी जो मेरे को लैपटॉप आया और उसके बदले मैंने 30,000 पे करे। अब जो मैंने लैपटॉप खरीदा मार्केट से उसके बदले जो 30,000 पे करे, मेरे लिए उस लैपटॉप की कॉस्ट 30,000 पे हो गई। तो जब आप कोई गुड्स या सर्विसेज लेते हो, आपने क्लास ली है, आपने जो फीस पे करी है वो आपकी कॉस्ट मानी जाएगी इस क्लास के लिए। ठीक है जी। आप क्या कहोगे, भाई आपको क्लास कितने की पड़ी, तो आप कहोगे सर मेरी को इतने की पड़ी। तो ये मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, इसके बदले में आपने मुझे कुछ पैसे दिए, तो आपने सर्विसेज ली, उसके बदले में जो आपने मुझे फीस दी वो क्या मानी जाएगी, आपको उस क्लास की कॉस्ट मानी जाएगी। क्लियर है या नहीं है? बट दोस्तों यहां पर एक पॉइंट आता है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो एक्चुअल और नॉशनल होता है। तो ये समझ लेते हैं कि मेनली एक्चुअल और नॉशनल होता क्या है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्चुअल और नॉशनल होता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है दोस्त, एक्चुअल और नॉशनल होता है। तो कॉस्ट एक ऐसा अमाउंट है जो इन टर्म्स ऑफ मनी होता है, जो हम खर्च करते हैं गुड्स और सर्विस को एक्वायर करने के लिए, और जो हम खर्च कर रहे हैं वो हो सकता है एक्चुअल खर्च कर रहे हो सकता है नॉशनल खर्च कर रहे हो। सर ये एक्चुअल और नॉशनल का मतलब क्या है वो समझते हैं, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, कॉस्ट का डेफिनेशन समझ में आया आपको, ठीक है सर। चलो देखिए सर, तो ये एक्चुअल का मतलब क्या है, एक्चुअल बेसिकली एक्चुअल एक्सपेंडिचर बोल लो या एक्चुअल कॉस्ट कह लो, इसको ना प्यार से इकोनॉमिक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो इकोनॉमिक्स में इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है सर, इसका मतलब क्या होता है अभी समझते हैं, इसके बाद हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोशनल कॉस्ट। इसको हम प्यार से इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं एज पर इकोनॉमिक लैंग्वेज। इकोनॉमिक में आपने पढ़ा होगा इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। यहां पर इसको एक्चुअल और नोशनल कॉस्ट से डिफाइन करा जाता है। एक दोनों का एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि दोनों का मतलब क्या है दोस्तों, एक्चुअल कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट का मतलब क्या है। अगर मैं आपको एक शॉर्ट एक बेसिक हिंदी में बताऊं तो वो पैसा जब कोई भी सामान हम खरीदते हैं, जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लेते हैं और जब हमारा पैसा जेब से जाता है तो हमारी वो एक्चुअल कॉस्ट होती है। जस्ट एग्जांपल मान लेते हैं मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, इनका एक बिजनेस है, बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस में ये इन्होंने कहा यार मुझे ना बिजनेस के लिए एक फर्नीचर चाहिए। अब इन्होंने एक फर्नीचर खरीदा शॉप से, इन्होंने एक फर्नीचर खरीदा शॉप पे जिसकी ये फर्नीचर इनको मिला 20,000 रुपए का। तो मिस्टर ए के एक बिजनेस है, मिस्टर ए ने अपने बिजनेस के लिए एक फर्नीचर बाय किया। मिस्टर ए ने अपने बिजनेस के लिए क्या बाय करा दोस्त, एक फर्नीचर बाय किया, ठीक है दोस्त। अब फर्नीचर बाय करने के बाद अब मिस्टर ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इस फर्नीचर को किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, परचेज ऑफ फर्नीचर एट कॉस्ट 20,000 रुपीज। दोस्तों क्योंकि मिस्टर ए ने जब ये फर्नीचर परचेज करा होगा इसके बदले में मिस्टर ए ने अपनी जेब से 20,000 रुपए शॉप वाले को पे करे होंगे, पे 20,000 टू शॉप, करा होगा नहीं करा होगा। अब मुझे बताओ ऐसी कॉस्ट
ऐसी कॉस्ट दोस्तों जो अपनी जेब से जाती है। मैंने ये पेन खरीदा दुकानदार से और अपनी जेब से निकालकर 100 रुपए दे दिए उसको। मैंने कहा ये तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट होगी भैया, क्योंकि पेन आया और पैसे मेरी जेब से गए, पेन आया और पैसे मेरी जेब से चले गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास सर्विसेज या गुड्स में मिल जाते हैं पर पैसे नहीं जाते जेब से। सर वो क्या पार्ट होता है? तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब समझो कि जब भी कभी कोई गुड्स और सर्विसेज हम एक्वायर करते हैं और उसके बदले में हम अपनी पेमेंट अपने जेब से करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्चुअल कॉस्ट। उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं। तो इस मिस्टर ए के बिजनेस था, मिस्टर ए के बिजनेस ने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा जो 20,000 रुपए का मिला। अब मिस्टर ए ने इस फर्नीचर के बदले में 20,000 पे कर दिए, किसको? शॉप वाले को। तो मिस्टर ए के लिए ये फर्नीचर की कॉस्ट 20,000 हो गई। ये होगी एक्चुअल कॉस्ट, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से अपने बिजनेस से पे कर दिए। व्हाट अबाउट द नोशनल कॉस्ट? नोशनल कॉस्ट क्या है? एज इट इज मान लेते हैं मिस्टर ए ही है। अब मिस्टर ए के पास इनका एक घर है और इनका घर 3 मंजिल का है। इनके पास 3 फ्लोर ऑफ हाउस है। जरा बनाए, जरा 3 फ्लोर का एक हाउस बनाते हैं। लो भाई लो, मान लो इनके पास एक घर है, इनका खुद का घर है और इनके खुद के घर में 3 फ्लोर है। तो पहला फ्लोर ये हो गया, दूसरा फ्लोर ये हो गया और तीसरा, मतलब इनको फर्स्ट फ्लोर भी कहते हैं कभी कभी कोई कोई, और इसको ग्राउंड फ्लोर भी कहा जाता है। तो 3 फ्लोर है। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड मान लो और ये थर्ड मान लो। कोई कोई इसको ग्राउंड फ्लोर भी कहता है। हमें इतना नहीं सोचना क्या फ्लोर है, हमें सोचना 3 इनके मंजिल है, 3 जगह है इनकी। इन्होंने कहा इनकी जगह, इनकी जो घर है, इनका जो घर है ये इनका रेसिडेंट है, रेसिडेंट प्लेस है। और ये एक ऐसी जगह पर है, बाहर मार्केट में है इनका रेसिडेंट प्लेस। कहां पर है? बाहर मार्केट में। इन्होंने कहा क्यों ना हम एक दुकान डाल देते हैं। इन्होंने कहा क्यों ना हमें एक दुकान डालनी चाहिए। तो इन्होंने अपने फर्स्ट फ्लोर में कहा कि हम फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे वाले फ्लोर पे दुकान डाल देते हैं। तो इन्होंने अपने फर्स्ट फ्लोर में एक बिजनेस खोल लिया। इन्होंने अपने फर्स्ट फ्लोर में एक खुद का बिजनेस खोल लिया, खुद का बिजनेस खोल लिया। ध्यान सुनिएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। इन्होंने अपने फर्स्ट फ्लोर पे एक खुद का बिजनेस खोल लिया दोस्तों, और थर्ड और सेकंड फ्लोर पे ये खुद रहते हैं। मिस्टर ए खुद रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह होता है, ये होता है नहीं होता? आपने देखा नहीं है कि लोगों की दुकान रोडों पे होती है, अच्छी खासी मार्केट में इनका घर होते हैं, तो नीचे वाली फ्लोर पे तो भाई दुकानें खोल लेते हैं बड़ी बड़ी, ऊपर वाले फ्लोर पे अपना खुद रहते हैं, अपनी दुकान भी चलती है, बच्चा अच्छा पैसा आ रहा है ना, रेंट भी देने नहीं पड़ रहा। तो भाई मिस्टर ए ने यही तरकीब अपनाई। मिस्टर ए का जो घर था, हाउस था, उस घर में, मिस्टर ए के घर में 3 फ्लोर थे, और जो नीचे वाला फ्लोर जो उनका घर था वो मार्केट में था, और मार्केट बड़ी जबरदस्त मार्केट भैया, बहुत भीड़ होती है मार्केट। उन्होंने कहा क्यों ना हम अपना बिजनेस खोलते हैं। इन्होंने एक दुकान खोल ली गारमेंट्स की। इन्होंने एक बिजनेस खोल लिया, और बिजनेस कौन सा खोला? गारमेंट्स का, कपड़ों की। तो उन्होंने दुकान खोल ली। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मान लो मिस्टर ए की दुकान, मिस्टर ए का घर अगर उस मार्केट में नहीं होता, मान लो मिस्टर ए का घर उस मार्केट में नहीं होता, और मिस्टर ए को एक गारमेंट की शॉप खोलनी थी, एक बिजनेस खोलना था गारमेंट का, तो वो उसको दुकान लेनी पड़ती है अलग से। अगर मिस्टर ए का घर उसकी मार्केट में नहीं होके कहीं और होता अंदर, और उसको मार्केट में एक मेन रोड पे उसको एक दुकान चाहिए थी, शॉप चाहिए थी अपना एक बिजनेस चलाने के लिए, तो उसको वो दुकान रेंट पे लेनी पड़ती नहीं पड़ती? यस सर, बिल्कुल बात है, रेंट पे लेनी पड़ती। भाई आप, मेरा घर नहीं है मार्केट में, मान लेते हैं, मुझे एक गारमेंट की शॉप खोलनी है, तो मुझे रेंट पे लेना पड़ेगा ना वहां पर। अच्छा, अगर मेरा घर होता तो क्या मुझे रेंट पे लेना पड़ता है, या मैं अपने ही घर के नीचे वाले फ्लोर पे अपनी शॉप खोल लेता? ऑब्वियस ही बात है, समझ रहे होंगे, प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं मैं, कोई थ्योरेटिकल बात तो कर नहीं रहा, प्रैक्टिकली कर रहा हूं। यही होता है भाई, जब आपकी दुकान आप मार्केट के आवास है, मार्केट में है, तो नीचे वाले फ्लोर पे दुकान खोल लो, ऊपर वाले में आप रह लो। अब मध्य मार्केट में नहीं हो और आप दुकान खोलना चाहते हो तो आपको रेंट पे लेना पड़ेगा। तो यहां पर मिस्टर ए का पैसा बच गया, यहां पर मिस्टर ए का पैसा बच गया, बट मिस्टर ए का पैसा बच गया, मिस्टर ए को अपनी जेब से कुछ देना नहीं पड़ा। बट दोस्तों, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या हम अपने बुक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट में, क्या इसको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे? अगर आप इसको नहीं रिकॉर्ड करोगे तो गलत हो जाएगा, ये आपकी कॉस्ट है। सोचो, मैंने आपसे कहा कि अगर मिस्टर ए कि ये घर आपका मेन मार्केट में ना होकर कहीं अंदर होता, तो इनको क्या करना पड़ता? इनको मार्केट में एक दुकान लेनी पड़ती,
मार्केट में एक शॉप लेनी पड़ती, और उसका रेंट मान लो 20,000 पर मंथ जाता। अगर इनका घर मार्केट में नहीं होता तो इनको ऐसा करना पड़ता, इनकी गारमेंट शॉप के लिए इनको एक रेंट पे दुकान लेनी पड़ती और वहां पर 20,000 का पर मंथ का रेंट। अब क्या हो रहा है, क्योंकि इनकी घर मार्केट में है तो इन्होंने अपने 20,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट बचा लिया। पर दोस्तों जब मैं अपने बुक्स अकाउंट में डालूंगा तो मैं ये कहूंगा कि नहीं मैं तो फ्री में अपनी दुकान चला रहा हूं। आप खुद ही सोचिए, क्या इसको खर्चा नहीं दिखाओगे आप, क्या इसको कॉस्ट नहीं दिखाओगे? आप खुद एक प्रैक्टिकल सोचो। जब आप अपने बुक्स अकाउंट बनाओगे तो ये लिखोगे ना कि यार हमने जो बिजनेस खोला है, ये हमने बिजनेस अपने घर के नीचे वाले फ्लोर पे खोल दिया। अगर मैं वहां नहीं खोलता तो अपने मुझे रेंट पे कहीं जगह लेनी पड़ती, वहां मुझे 20,000 देना पड़ता। जो 20,000 रुपए मैं वहां दूंगा वो मैं अपने बिजनेस में से निकाल कर मिस्टर ए को दे दूंगा। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मिस्टर ए का जो बिजनेस है, आपको पता है ऑनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। ये अकाउंटिंग में आपको सिखाया गया है। ऑनर अलग होता है, बिजनेस अलग होता है। अगर बिजनेस का कोई खर्चा, अगर बिजनेस मिस्टर ए अपना है बिजनेस अपने ही घर में खोल लेते हैं तो बिजनेस के बुक्स अकाउंट में लिखते हैं कि ये जो रेंट दिया जा रहा है ये ओनर को दिया जा रहा है, क्योंकि हम उसकी प्लेस का यूज कर रहे हैं। रिकॉर्ड तो तब भी करेंगे, बस पैसा नहीं जा रहा। तो दोस्तों जब बिजनेस होगा ना, बिजनेस की बुक में, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और कहेंगे कि हमने रेंट पेबल टू मिस्टर ए ऑफ 20,000 पर मंथ। दोस्तों एक्चुअली में रेंट पे तो हो नहीं रहा, पर बिजनेस में ये खर्चा जरूर शो करेंगे, इसको कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, सोचो ना, आप खुद ही समझदार है दोस्तों कि ये भले ही मैं अपने घर के नीचे खोल रहा हूं पर बिजनेस में खर्चा तो दिखाओगे। आप अपने खर्चा नहीं दिखाओगे क्या? अगर आपका घर वो मेन मार्केट में ना होकर कहीं पर दूसरी जगह होता तो आपको दुकान लेनी पड़ती, उसके लिए आपको 20,000 रुपए खर्च करना पड़ता। क्योंकि आपका घर मेन मार्केट में है तो आपको 20,000 रुपए खर्च नहीं करना पड़ रहा, पर 20,000 रुपए खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसलिए कहा ये नोशनल कॉस्ट है, जेब से नहीं जाता, पर फिर भी रिकॉर्ड करना है क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ मनी है। क्योंकि सेम दुकान अगर मैं लूं तो 20,000 रुपए पर मंथ का मेरी कॉस्ट आएगी, तो ये आप अपने बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। इसको हम नोशनल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट के अंदर हमारा पैसा हमारी जेब से नहीं जाता, पर इसको एज अ कॉस्ट हम रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स अकाउंट में, और इसको हम खर्चा शो करते हैं अपनी बुक्स अकाउंट में बिजनेस की। भाई कोई बात नहीं, हम किसी और को देते तो मिस्टर ए को ही दे देंगे, तो बुक्स अकाउंट में ये शो करते हैं कि हमने बुक्स अकाउंट में, बिजनेस की बुक्स में ये शो करते हैं कि हमने ये पैसा जो हम रेंट पे कर रहे हैं अपने ओनर को दे रहे, क्योंकि अपने ओनर की प्लेस में हम रह रहे हैं। बिजनेस को दिखाएंगे, बिजनेस का क्या मतलब, टैक्स पे करना होगा, खर्चा जितना कम होगा उतना टैक्स ज्यादा पे होगा, तो हम खर्चा शो करेंगे। इसको कहते हैं नोशनल कॉस्ट। क्या आपकी जेब से गया? क्या मिस्टर ए की जेब से गया? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यहां पर मिस्टर ए ने क्या करा, बिजनेस की जेब से निकाला और अपनी मतलब पैंट की जेब से निकाले पैसे और अपनी शर्ट की जेब में डाल दिया। ये हुआ दोस्तों, जेब से कोई पैसा नहीं गया, बस रिकॉर्ड एज अ कॉस्ट करेंगे, इसको कॉस्ट में शो करेंगे कि हाँ हमने एक रेंट पे लिया है, भले ही मिस्टर ए के रेसिडेंस पे है, कोई पैसा नहीं गया जेब से, पर ये कॉस्ट रिकॉर्ड होगा, इसलिए इसको नोशनल कॉस्ट कहा गया। ये इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर किया जा सकता है। कोई कहेगा भाई बताओ मैं अपने घर का रेंट कितना कहूं, तो हमने कहा सेम दुकान देख लो कितने की है, बगल में आपकी सेम दुकान होगी। भाई आपका घर मार्केट में जितना आपका जगह है उस जगह की सेम दुकान मार्केट में देख लो कितना किराया है, वही किराया की कॉस्ट आप मान लेना उसको। दैट्स कॉल्ड नोशनल कॉस्ट। इससे पैसा जेब से नहीं जाता, फिर भी इसको कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, भले ही जेब से नहीं गया पर कॉस्ट तो रिकॉर्ड की जाएगी। आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? समझ में आया? तो मुझे बताओ कॉस्ट कैसे हो सकती है, एक्चुअल और नोशनल हो सकती है दोस्तों। एक्चुअल मतलब जो जेब से पैसा गया, नोशनल मतलब जेब से पैसा तो नहीं गया पर दिख रहा है। अगर वो चीज नहीं होती तो कहीं से ही जेब से पैसा जाता। अगर ये फ्लोर नहीं होता तो मेरा जेब से पैसा जाता, क्योंकि ये फ्लोर है तो ये पैसा मैं कॉस्ट रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि ये पैसा मिस्टर ए को ही जाएगा। अब वो अलग बात है ऑनर अपने ही बिजनेस से निकाल के अपने को क्यों पे करेगा, भाई सिंपल सी बात है, पर बिजनेस में ऐसा शो करके दिखाएंगे क्योंकि बिजनेस अलग एंटिटी है दोस्तों। ठीक है सर, समझ में आया? चलो, तो ये तो मीनिंग हो गया कॉस्ट का। तो कॉस्ट किसे कहते हैं आपको क्लियरली समझ में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। और समझ लिया, कॉस्टिंग समझते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, और खत्म करते हैं आज की क्लास को। मैंने कहा ना डिटेल में समझाना एक बहुत जरूरी है, क्योंकि आप शुरुआत में बेसिक आपको समझ में आएगा तो आपका बेस अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा आगे जाकर। चलो सर, आओ दोस्तों अब आगे चलते हैं और सीखते हैं मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग।
तो मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग हम सीखते हैं दोस्तों, हमारा सेकंड पॉइंट है मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग। अच्छा दोस्तों, मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग क्या है, मतलब कॉस्टिंग किसे कहेंगे। चलो, तो कॉस्टिंग जिसे भी कहेंगे, पहले मैं यहाँ पर कुछ जगह छोड़ रहा हूँ, 2 पॉइंट मुझे लिखनी है, 2 लाइन मुझे लिखनी है पहली, और दूसरी लाइन करीब 1 2 3 में एक आ जाएगा, 4 5 लाइन छोड़कर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, एग्जाम्पल की मदद से हम सीखना चाहते हैं। चलो जी, कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों। ओके, देखना सर, मान लेते हैं XYZ लिमिटेड एक बिजनेस है, इनकी एक बिजनेस एक्टिविटी है, ये क्या करते हैं, इनकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, ये क्या काम करते हैं, XYZ लिमिटेड क्या काम करती है, ये क्या करती है, ये मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चरिंग अ पेन एंड सेल इट, ये पेन को बनाकर बेचते, खरीद कर नहीं, बनाकर बेचते, इसको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहा जाता है। कैसी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ऐसी कंपनी है दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मतलब क्या है, मतलब ऐसी कंपनी जो गुड्स को बनाती हो और फिर बेचती हो बाहर मार्केट में, दैट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और ऐसी कंपनी जो एक जगह से लाकर बेचती है, ट्रेडिंग कंपनीज कहते हैं उनको, है ना। अच्छा, तो बिजनेस क्या एक्टिविटी है कि ये पेन को बना, एक पेन है उसको बनाती है और बेच देती है, ठीक है सर। अब मान लो एक पेन ये कितने का बेचती है, मान लेते हैं सेलिंग प्राइस, एक पेन का जो सेलिंग प्राइस है वो है, मान लेते हैं 20 रुपए पर पेन, एक पेन ये 20 रुपए का बेचती है। अब मुझे बताओ, जब कोई कंपनी, एक ये XYZ लिमिटेड कंपनी है, ये एक पेन 20 रुपए का जब बेचेगी तो इसके अंदर 2 चीज होगी, इसके अंदर 2 चीजें होगी, और ये बच्चे वाली चीज बता रहा हूं मैं, क्या होगी 2 चीज। कभी भी कोई भी सेलिंग प्राइस जब हम फाइंड आउट करते हैं, वो 2 चीज से मिलकर बनता है कि उस पेन को बनाने में क्या खर्च हुआ, पैसा, कितना पैसा जेब से गया, कॉस्ट प्लस और प्रॉफिट, कॉस्ट और प्रॉफिट। भाई कंपनी उस पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट इंकर्ड कर रही है, अभी समझा है कॉस्ट का मतलब, जो पैसा जेब से खर्च होता है। अच्छा, और जो जेब से खर्च नहीं होता, कभी कभी नॉमिनल भी मानी जाती है कॉस्ट, पर अभी मान के चलते हैं कि कंपनी ने इस पेन को बनाने में पैसे खर्च करे। मान लो कंपनी ने इस पेन को बनाने में 15 रुपए खर्च करे, एक पेन को बनाने में, प्लस और इसमें 5 रुपए का प्रॉफिट उन्होंने ऐड करा, तब जाकर उनका सेलिंग प्राइस 20 रुपए आया। समझ में आ रहा है क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये क्लियर हो गया सर। सिंपल सी चीज थी, एक कंपनी है, उनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो पेन को बनाकर बेचती है, उसका सेलिंग प्राइस है 20 रुपए एक पेन का, उसको बनाने में 15 रुपए लग जाते हैं और प्रॉफिट उसमें 5 रुपए जोड़ा जाता है। अब मेरी बात समझना कि जो ये प्रॉफिट, हम कितना प्रॉफिट हम जोड़े, कितना प्रॉफिट हम अपना ऐड करें कॉस्ट में, क्या बोला मैंने, कितना प्रॉफिट कॉस्ट में ऐड करें, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करता है कितना प्रॉफिट हमें कॉस्ट में ऐड करना है दोस्तों, ये हमारा मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का सीईओ, मैनेजमेंट में कौन आ जाते हैं, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का सीईओ, कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल पर्सन, ये डिसाइड करेंगे कि हर एक पेन में कितना प्रॉफिट ये कमाना चाहते हैं। अच्छा, ये समझ में आ गया, जो प्रॉफिट हम ऐड करेंगे कॉस्ट में, ये कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है सर, ये कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम ऐड करेंगे जितना हम चाहते हैं। बट अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, जब मुझे बताओ कितनी कॉस्ट हम ऐड करें, क्या हमें ऐड करनी है या हमें निकालना पड़ेगा, कॉस्ट को हम ऐड करेंगे या निकालना पड़ेगा। सर पहले डिसाइड करो, सर निकालना पड़ेगा ना, कॉस्ट कैसे ऐड कर सकते हो, पहले ये फाइंड आउट करो कि एक पेन को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। क्या करना पड़ेगा हमें, कॉस्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें, फाइंड आउट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एक पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है।
एक पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट लगती है। इसको फाइंड आउट करने के लिए कौन फाइंड आउट करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करेंगे और कॉस्ट अकाउंटेंट बताएगा कि एक पेन को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी। अच्छा, अब कॉस्ट अकाउंटेंट, जब हम कॉस्ट, हमारा काम होता है, एक कंपनी का काम होता है कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर कर लेना। अब यहां से कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा? कॉस्ट का असर्टेनमेंट। अब कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा, उसका पर्पस है कॉस्ट असर्टेनमेंट करना। क्या करना? कॉस्ट असर्टेनमेंट करना। कॉस्ट अकाउंटेंट का क्या है काम? कॉस्ट असर्टेन करना। भाई हमने कॉस्ट अकाउंटेंट हायर कर लिया, हमने कहा जी हमें बता दीजिए कि एक पेन में आने वाली कॉस्ट क्या होगी। प्रॉफिट तो मैनेजमेंट बता देगा, कॉस्ट आप बता देना, जैसे ही पता चल जाएगा हम भेज देंगे। हमने कहा ठीक है, मैनेजमेंट में हमने प्रॉफिट बता देगा, कॉस्ट बताएगा कॉस्ट अकाउंटेंट। अब कॉस्ट, जब कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंट इज अ पर्सन। मान लो मिस्टर श्याम एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, उनको बुलाया गया, उनसे कहा मिस्टर श्याम जी आप बताइए कि एक पेन को बनाने में हमारी क्या कॉस्ट आई। तो मिस्टर श्याम क्या करेंगे? अब वो मिस्टर श्याम कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए, कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए क्या करेंगे? टेक्निक लगाएंगे। कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए क्या लगाएंगे? टेक्निक, मेथड्स लगाएंगे। आप टेक्निक बोल लो, मेथड बोल लो, कुछ प्रोसेस लगाएंगे। अब ये टेक्निक भी हमें पढ़ना है आगे जाकर, ये मेथड्स भी हमें पढ़ना है आगे जाकर, ये प्रोसेस भी हमें पढ़ना है आगे जाकर। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा दोस्तों? कॉस्ट को असर्टेन करेगा। कॉस्ट असर्टेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको 3 चीजें लगानी पड़ेगी, टेक्निक, मेथड और प्रोसेस। जब भी कभी कॉस्ट को असर्टेन करा जाता है, टेक्निक लगाकर, मेथड लगाकर, प्रोसेस लगाकर, उसको कॉस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कॉस्टिंग कहा जाता है। तो ये हमारी क्या है? कॉस्टिंग है दोस्तों। क्या है? कॉस्टिंग। समझ में आया? कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज अ टेक्निक। कॉस्टिंग एक टेक्निक है, एक मेथड है, एक प्रोसेस है कॉस्ट को असर्टेन करने का। टेक्निक एक, कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड बोल लो या एक प्रोसेस है कॉस्ट को असर्टेन करने का। ये 15 रुपए कैसे आया, ये निकालने के लिए हमें लगानी पड़ेगी टेक्निक, मेथड और प्रोसेस, वो ही हमारी कॉस्टिंग है। तो अब भी हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होती है तो हम कॉस्टिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कॉस्टिंग। जब भी हमें किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी होती है, चाहे टोटल कॉस्ट, चाहे पर यूनिट कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट या 10,000 पेन की कॉस्ट, चाहे आप एक पेन की कॉस्ट निकालो, चाहे आप 10,000 पेन की कॉस्ट निकालो, आपको उस कॉस्ट को निकालने के लिए टेक्निक, मेथड और कुछ प्रोसेस लगाने पड़ेंगे। इसी को हम कॉस्टिंग कहते हैं दोस्तों। तो अगर आपसे कहा जाए कि कॉस्टिंग कैसे होगी, हम करेंगे ना, अरे पूरे साल, पूरे चैप्टर में, पूरे सिलेबस में यही करना है कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग क्या है? तो कहना कॉस्टिंग इज अ टेक्निक। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है। कॉस्टिंग इज अ टेक्निक या मेथड एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। एक कॉस्ट को असर्टेन, आपने क्या दिया भाई? 15 रुपए लगे। अब भाई 15 रुपए जो लगे उसको निकालना भी तो पड़ेगा ना दोस्त। अच्छा, 15 रुपए में क्या क्या आ सकता है? ये 15 रुपए में क्या क्या आ सकता है? बहुत सारे आ सकती है भाई। 15 रुपए में रॉ मटेरियल आ सकता है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगे होंगे। 15 रुपए में रॉ मटेरियल आ जाएगा। 15 रुपए में कुछ लेबर भी तो लगाए होंगे। अब मैं रॉ मटेरियल लाकर रख तो नहीं दूंगा, लेबर को भी तो बुलाऊंगा जो इस प्रोडक्ट को बनाएगा। भाई पेन लिया मैंने, पेन बनाना है, पेन के लिए मुझे चाहिए कैप, मुझे प्लास्टिक है ना, मुझे रिफिल, मुझे इंक चाहिए, तो ये मेरे रॉ मटेरियल हो गए। अब इसको बनाने के लिए मुझे लेबर भी तो चाहिए, उनको भी तो पैसा दूंगा। रॉ मटेरियल में पैसा लगा, लेबर बनाएंगे तो उनको पैसा दूंगा। अब लेबर बाहर बैठकर तो नहीं बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी का भी तो खर्चा होगा और कुछ एक्सपेंसिस भी तो होंगे दोस्तों बनाने के लिए। तो ये क्या है? ये उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? एलिमेंट ऑफ
कॉस्ट कहते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा आगे जाकर एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कि एक कॉस्ट को निकालने के लिए ये क्या होते हैं दोस्तों, एलिमेंट होते हैं। ये सब निकलेगा। अब एक पेन में कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगा, क्योंकि मैं एक पेन के लिए रॉ मटेरियल तो खरीदूंगा नहीं, मैं तो बल्क में रॉ मटेरियल खरीदूंगा। मैं तो लेबरों को बल्क में ले आऊंगा, बोलूंगा बनाते जाओ बस पेन। मैं तो इलेक्ट्रिसिटी बल्क में आएगी मेरी एक साल की या एक महीने की। तो एक रुपए में, एक पेन में कितने रुपए का रॉ मटेरियल लगता है, कितने रुपए की लेबर लगती है, कितने रुपए का खर्चा होता है, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें कॉस्टिंग का इस्तेमाल करना है। ठीक है सर, लॉजिक क्लियर हो गया? कॉस्टिंग क्या है? यस। तो कॉस्टिंग इज अ टेक्निक, मेथड एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द कॉस्ट। एक कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए जो टेक्निक और मेथड और प्रोसेस लगाते हैं उसको कॉस्टिंग कहते हैं। द टेक्निक कंसिस्ट, द टेक्निक कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड रूल्स which govern the procedure of ascertaining the cost of goods and service। कहता है टेक्निक में ना, जब हम कोई टेक्निक लगाएंगे, टेक्निक कंसिस्ट, टेक्निक कितने चीजों में मिलकर बोला है? दो, प्रिंसिपल और रूल्स भी गवर्न द प्रोसीजर। देखो टेक्निक एक तरीके का, आप मान के चलो टेक्निक जब हम लगाते हैं तो ये प्रिंसिपल, सिद्धांत और रूल्स होते हैं। असल प्रिंसिपल और रूल कौन बताता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताते हैं। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आगे जाकर दोस्तों हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं, प्रोसीजर बताते हैं किस तरीके से अकाउंट्स करना है, किस तरीके से ट्रीटमेंट होना है। ऐसी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी प्रिंसिपल और रूल्स बताते हैं किस तरीके से आप टेक्निक या प्रोसीजर लगाओगे एक कॉस्ट को असर्टेन करने के लिए। तो टेक्निक कंसिस्ट प्रिंसिपल एंड रूल ऑल्सो, ठीक है, जो कि प्रोसीजर बताता है कॉस्ट को, गुड्स एंड सर्विस की कॉस्ट को असर्टेन करने का। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी लगा दे रहे हैं, हमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करके, ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तरीके का है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बताते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द अकाउंट होते हैं ना, ऐसी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं जो कॉस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी या कॉस्ट ट्रीटमेंट होगी कॉस्ट की। क्लियर है नहीं है? समझ में आ गया? मीनिंग ऑफ कॉस्ट आपको क्लियर हो गया। अब करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब है। सारे एग्जांपल आपको ध्यान से उतारने हैं। मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब है? मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, आ जाओ सर, मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सीखते हैं। अब दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? ये तो बड़ा सिंपल सा है। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो तो आप किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आप पढ़ते हो तो क्या करते हो? आप रिकॉर्डिंग करते हो, आप जर्नल एंट्री करते हो, आप लेजर अकाउंट बनाते हो, आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो, आप बैलेंस शीट बनाते हो, ये सब करते हो, आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। वैसे दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग में भी ये सब होता है, पर यहाँ पर इनका नाम अलग हो जाता है। कैसे? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? चार चीजों से मिलकर बनता है। जब हम चार चीजें करते हैं तो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग करना कॉस्ट की, कैसे सर? हम क्या करेंगे सर? रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे सर? हम रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग, सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। रिकॉर्डिंग करेंगे सर, सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग करेंगे। भाई हम जब कॉस्ट, हमने जो पैसा खर्च करते गए, खर्च करते हैं, उसको रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा। सर रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे ये बताते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे। याद है आपने कभी अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ी है? क्लासिफिकेशन, अरे रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइजिंग करना, वही तो होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। ऐसी करनी है आपने, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। ऐसी कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग सेम डेफिनेशन है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं? हम पहले रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर समराइजिंग करेंगे, और एक नई चीज यहां पर हमें सीखने को मिलती है। ये तीन चीज तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी करते थे। नई चीज यहां पर जो हमें सीखने को मिलती है वो ये सीखती है एप्रोप्रिएशन करना। नई चीज सीखने को मिलती है एप्रोप्रिएशन करना। एप्रोप्रिएशन
एप्रोप्रिएशन नहीं, ऐसे लिखो एप्रोप्रिएट एलोकेशन, एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग 4 चीजों से मिलकर बनता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग और रिसोर्सेज को एलोकेट करना। एलोकेट करने का मतलब होता है बांटना, एप्रोप्रिएट सही तरीके से बांटना, रिसोर्सेज को सही तरीके से रिसोर्सेज को बांटना। ये अभी आपको इतना समझ नहीं आएगा, आगे जाकर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, आगे जाकर पढ़ोगे आप कभी चैप्टर ओवरहेड, ओवरहेड आगे जाकर आप ओवरहेड चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर हम एलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज का, कहां पर क्या जाना, कितने रुपए का मटेरियल का बर्डन इस वाले प्रोडक्ट। मान लो कंपनी के 4 प्रोडक्ट है, एक कंपनी के कितने प्रोडक्ट है दोस्त, 4 प्रोडक्ट है। अब रॉ मटेरियल खरीदा, अब कितने रुपए का रॉ मटेरियल प्रोडक्ट ए में लगा, कितने का रॉ मटेरियल प्रोडक्ट बी में लगा, कितने का सी में और कितने का डी में, इसको बोलते हैं बांटना। रॉ मटेरियल क्या है, रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो रॉ मटेरियल है वो 4 प्रोडक्ट का लिए रॉ मटेरियल खरीदा, अब कितने रुपए का रॉ मटेरियल प्रोडक्ट ए के लिए, कितने का बी के लिए, कितने सी के लिए, कितने, ये बांटना ही क्या कहते हैं, एलोकेशन, एप्रोप्रिएट तरीके से बांटना। ठीक है सर। अच्छा रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, कहां पर करेंगे रिकॉर्डिंग, भाई अकाउंट में तो रिकॉर्डिंग जनरल एंट्री में होती थी, यहां पर कॉस्टिंग जनरल एंट्री होगी। आगे जाकर हम ये भी सीखेंगे कॉस्टिंग जनरल एंट्री, आगे जाकर हम ये भी सीखना है कॉस्टिंग जनरल एंट्री। ठीक है सर। अच्छा क्लासिफिकेशन में क्या होता था, याद करो, लेजर अकाउंट बनते थे, अकाउंट को क्लासिफाई करते थे, अलग अलग अकाउंट बनाकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। यहां पर कॉस्टिंग लेजर अकाउंट बनाएंगे, आगे जाकर हम कॉस्टिंग लेजर अकाउंट भी सीखेंगे, कॉस्टिंग लेजर अकाउंट। ये सब बातें जो यहां पर लिख रहे हैं ये सीखनी है दोस्तों। एक चैप्टर आएगा आगे जाकर इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग, वहां पर हम अकाउंटिंग करते हैं, सिर्फ एक ही चैप्टर है जहां पर अकाउंटिंग करते हैं, बाकी तो कॉस्ट का असरटेनमेंट करते रहते हैं हर जगह पर। एक चैप्टर है जहां पर अकाउंटिंग करते हैं जिसका नाम है इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग, वहां हम करते हैं रिकॉर्डिंग, कॉस्टिंग जनरल एंट्री करते हैं, कॉस्टिंग लेजर बनाते हैं। और समराइजिंग में क्या करते हैं, आपने बताया भाई, आप जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे आपको सिखाया गया होगा, पहले आप जनरल एंट्री बनाते हो उसको रिकॉर्डिंग कहते हैं, फिर आप लेजर अकाउंट बनाते हो उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस और पीएनएल अकाउंट बनाते हो उसको क्या कहते हैं, समराइजिंग कहते हैं। बस कॉस्टिंग ट्रायल बैलेंस, कॉस्टिंग ट्रायल बैलेंस एंड कॉस्टिंग पीएनएल, ये किस में आ जाते हैं, समराइजिंग में। और यही दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऐसे कह सकते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सेम डेफिनेशन है, बस यहां फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंस के तौर पर करते हैं रिकॉर्डिंग, यहां पर सिर्फ कॉस्टिंग के लिए करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, वही डेफिनेशन लिखते हैं, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आगे जाकर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, कौन सा दोस्तों, आगे जाकर हम एक चैप्टर पढ़ते हैं इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल, वहां पर हम सीखते हैं कॉस्टिंग, पूरी अकाउंटिंग वहां पर सीखा जाता है। तो बेसिकली अकाउंटिंग यही होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके आगे लिख सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड अप्रोप्रिएटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट एलोकेशन रिसोर्सेज टू डिटरमाइन, इसके आगे लिख लो, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ for determine the cost of goods and service और गुड्स और सर्विस की कॉस्ट हम डिटरमाइन करने के लिए रिकॉर्डिंग करते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट रिकॉर्ड्स। क्या कहते हैं इनको प्यार से, इनको प्यार से कहा जाता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स। यहाँ पर रिकॉर्डिंग जनरल एंट्री होती है, कॉस्टिंग पीएनएल बनता है, कॉस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनता है, कॉस्टिंग लेजर बनते हैं, कॉस्टिंग जनरल एंट्री होती है। क्लियर है दोस्तों, ठीक। अब हम चलते हैं लास्ट हमारा मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी, क्या करेंगे, मीनिंग ऑफ
कॉस्ट अकाउंटेंसी। दोस्तों कॉस्ट अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं है, दो चीजों का सम है, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग। जब ये दोनों चीजें हम एक साथ कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी बन जाता है। कैसे? जैसे कि मैंने कहा कॉस्टिंग, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट अकाउंटेंसी दो चीजों से मिलकर बना है दोस्तों। ये कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, दो चीजों को इकट्ठा जोड़ दो। आपने कभी वो सुना है ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल? सुना है उसका? क्या होता है उसकी डेफिनेशन? कोई डेफिनेशन थोड़ी ना होती है उसकी। ट्रेड रिसीवेबल इज अ सम ऑफ डेटर एंड बीआर, ऐसी ट्रेड पेबल इज अ सम ऑफ क्रेडिटर एंड बीपी। ऐसी कॉस्ट अकाउंटेंसी है, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ सम ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है दोस्तों? जब हम कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों कर देते हैं तो वो कॉस्ट अकाउंटेंसी बन जाता है। जब हम कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या मतलब अभी मैं समझाता हूं, पहले ये लिख लीजिए आप। जब हम कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, जब हम कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों दोनों कर लेते हैं तब क्या बन जाता है? कॉस्ट अकाउंटेंसी। दोनों को जोड़ देंगे तो कॉस्ट अकाउंटेंसी बन जाएगा। सिंपल मतलब, पहले आप क्या करो, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल लो। पहले क्या कर, सबसे पहले क्या करेंगे, असरटेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सबसे पहले क्या होगा मुझे बताओ? सबसे पहले होगा कि जो हमने गुड्स और सर्विस खरीदा या जो हम गुड्स और सर्विस बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी गुड्स का, उसकी कॉस्ट निकालो। जब आप उसकी कॉस्ट निकाल लोगे तो आपको एक डाटा मिल जाएगा, भाई ये कॉस्ट इतनी लगी, इसमें इस पेन को बनाने में इतनी कॉस्ट लगी। अब उसको रिकॉर्डिंग भी तो करोगे अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो जब आप कॉस्ट को निकालने के बाद उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, क्या कर लेते हो दोस्तों? रिकॉर्ड कर लेते हो, रिकॉर्डिंग कर लेते हो। कॉस्ट निकालने के बाद जब आप रिकॉर्डिंग कर लेते हो, क्लासिफिकेशन कर लेते हो और समराइजिंग कर लेते हो दोस्तों, जब दोनों चीज हो जाती है और लास्ट में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट, एक मिनट को, कॉस्ट निकालने के बाद, कॉस्टिंग क्या होता है? एक टेक्निक जिससे हम कॉस्ट को असर्टेन करते हैं। आपने असर्टेन कर लिया, अब असर्टेन करने के बाद कब अकाउंटिंग एंट्री भी तो करोगे, कॉस्टिंग एंट्री भी तो करोगे, लेजर अकाउंट बनाओगे, ये सब करोगे, पीएल अकाउंट बनाओगे। जब ये कर लेते हो, बैलेंस शीट नहीं बनती। जब ये कर लेते हो तो उसके अंदर जब दोनों चीजें हम कर लेते हैं तो हम कहते हैं वो बन गया हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी का कोई बेसिक मीनिंग नहीं है दोस्तों। कॉस्ट अकाउंटेंसी सिंपली ये है, जब कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों कंप्लीट हो जाती है तो वो अकाउंटेंसी बन जाता है। ठीक है सर, क्लियर है? तो कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? सम ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आप कह सकते हैं एप्लीकेशन भी कह सकते हो, सम ऑफ भी कह सकते हो, एप्लीकेशन कह सकते हो, या सम वर्ड का यूज कर सकते हो। सम तो मैथमेटिक्स हो गया, एप्लीकेशन मतलब जोड़ना। दोनों को जब हम कर लेते हैं, कॉस्टिंग करने के बाद जब हम उसको रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग और एलोकेशन कर लेते हैं रिसोर्सेज का, तो दोनों मिलाकर जब हो जाता है, कॉस्टिंग कर ली, कॉस्ट अकाउंटिंग कर ली, जब दोनों हो जाता है तो कहते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी हो गया। कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब यही है, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी दोनों एक साथ हो जाना। जैसे ही हम कॉस्टिंग कर लेते हैं, जैसे ही हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर लेते हैं, कॉस्टिंग से कॉस्ट निकाल ली प्रोडक्ट की, फिर उसको रिकॉर्ड वगैरह कर लिया, बस तो बन गया कॉस्ट अकाउंटेंसी। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? यस। एक और चीज है इसके अंदर जो कि एमसीक्यू में पूछ सकता है दोस्तों। ये तो पहला पॉइंट हो गया, कॉस्टिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी इज एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिसिंग। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है दोस्तों? एक और ये एमसीक्यू में पूछने के बहुत चांसेस होते हैं। कॉस्ट अकाउंटेंसी एक साइंस है, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज अ साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? एक साइंस है, एक आर्ट है दोस्तों, और प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। कॉस्ट अकाउंटेंसी एक साइंस है, कॉस्ट अकाउंटेंसी को बोला गया एक साइंस, आर्ट और प्रैक्टिस। अच्छा, साइंस क्यों है, साइंस क्यों है, आर्ट क्यों है, प्रैक्टिस क्यों है? ध्यान सुनना,
कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, पहले बताओ कॉस्ट अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। कॉस्ट अकाउंटेंसी होती है जब आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल लेते हो और उसके बाद उसकी अकाउंटिंग कर लेते हो तो बन जाता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हो। कॉस्ट अकाउंटेंसी वो है जब भी एक कंपनी किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल लेती है और उसकी अकाउंटिंग कर देती है तो कॉस्ट अकाउंटेंसी बन जाता है। ठीक है सर। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंसी को साइंस भी कहा गया, कॉस्ट अकाउंटेंसी को आर्ट भी कहा गया और प्रैक्टिस भी कहा गया। साइंस क्यों कहा गया? बिकॉज साइंस क्यों कहा गया? बिकॉज इट इज अ सिस्टमैटिक body of knowledge, because it is a systematic body of knowledge having a certain principle which a cost accountant should फॉलो कह सकते हो। साइंस इसलिए कहा गया, साइंस एक होता है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब कॉस्ट अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है दोस्तों, कि मतलब सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। ऐसे नहीं कि भाई कोई भी कॉस्ट अकाउंटेंट आया है और वो कुछ भी करने लग जाए, अपने आप से अकाउंटिंग नई जनरेशन कर रहा है। वो एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम करेगा। जब भी वो अकाउंट्स रिकॉर्ड बनाएगा, whenever accounts record will be made, whenever cost record is prepared is as per cost accounting standard, क्योंकि यही बताता है कि किस तरीके से आप कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिपेयर करोगे। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बियॉन्ड जाकर कॉस्ट अकाउंटेंट काम नहीं कर सकता दोस्तों। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिनको मानकर हमें अपने कॉस्टिंग करनी पड़ती है, कॉस्ट अकाउंटिंग करनी पड़ती है, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत को फॉलो करके करना पड़ता है। इसलिए कहा गया सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसके अंदर कोई प्रिंसिपल होते हैं, उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी भी कोई प्रोफेशनल बॉडी, जैसे कि कोई सीए, सीएमए, सीएस, जब आप बन जाओगे, जब कोई प्रोफेशनल बन जाओगे, सीए, सीएमए, सीएस या डॉक्टर, तो आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा एक लॉयर जो होता है, एक एडवोकेट जो होता है, अपने घर के आगे छोटा सा बोर्ड लगा लेता है, वो बड़ा बड़ा बोर्ड नहीं लगाता, क्योंकि वहां पर क्या लिखा है? सिद्धांत, प्रिंसिपल है, रूल है उनके एक्ट में कि भैया ये हमारे एक्ट में भी है। सीए, सीएमए, सीएस इंस्टीट्यूट के एक्ट में भी लिखा हुआ है कि आप सीएमए बनने के बाद, सीएस बनने के बाद, सीएस बनने के बाद आप क्या नहीं कर सकते? आप एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। आप अपनी कंपनी, अपने पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो हम बियॉन्ड द लिमिट नहीं जा सकते, इसलिए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहा गया। और अच्छा, आर्ट्स क्यों कहा गया? आर्ट्स इसलिए कहा गया क्योंकि स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इसको काम करने की, प्रिंसिपल को अप्लाई करने की, प्रिंसिपल को, इसको बोलते हैं कैश, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्लाई करने के लिए एबिलिटी और स्किल्स चाहिए। एक कॉस्ट अकाउंटेंट में इसे को कहा गया आर्ट्स। आर्ट्स कब यूज होता है? जब आपको किसी काम को करने के आपके अंदर एबिलिटी और स्किल्स होती है। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट वो प्रिंसिपल को तभी अप्लाई कर पाएगा जब उसके पास एबिलिटी और स्किल्स है। जहां एबिलिटी और स्किल्स की बात होती है वहां पर आर्ट्स का यूज होता है, और जहां सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की यूज होती है वहां पर साइंस का यूज होता है। जहां प्रिंसिपल, सिद्धांत की बात होती है वहां साइंस, और उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए एबिलिटी और स्किल चाहिए, इसलिए आर्ट्स। और जब आप कोई भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जब आप अकाउंटिंग करते हैं, कॉस्टिंग करते हैं, सुनना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, प्रिंसिपल को फॉलो करते वक्त करते हुए आप अकाउंटिंग करते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो, कॉस्टिंग करते हो या कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, तो उसको करने के लिए चाहिए एबिलिटी और स्किल्स।
इसलिए कहा गया क्योंकि आप प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो तो साइंस है, और उसको फॉलो करने के लिए आपके अंदर एबिलिटी और स्किल्स होनी चाहिए, इसलिए कहा वो आर्ट्स है। और जब आप किसी भी प्रिंसिपल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते वक्त कोई भी कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग करते हो तो वो एक बार नहीं करते, वो आप कंटिन्यूस एफर्ट देते, इसलिए प्रैक्टिस भी कहा गया। फरमाया प्रैक्टिस क्यों कहा गया, क्योंकि एक बार थोड़ा अकाउंटिंग करोगे आप, एक बार थोड़ा कॉस्टिंग करोगे आप कंटिन्यूस एफर्ट दोगे उसके अंदर, इसलिए प्रैक्टिस कहा गया। इसलिए कहा गया द कंटिन्यूस एफर्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, द कंटिन्यूस effort of cost accountant is able in the field of cost accountancy, in the field of cost accountancy। वो कह रहा है कि जब भी हम कोई प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, एबल है, एबिलिटी हमारे प्रिंसिपल को फॉलो करने की, हम कॉस्टिंग करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे किसी प्रोडक्ट की, उसको रिकॉर्ड समराइज क्लासिफाई करेंगे, एलोकेशन करेंगे, तो हम एक बार नहीं करेंगे, हम ऐसा कंटिन्यूस एफर्ट देते रहेंगे। हर एक कॉस्ट अकाउंटेंट जो मार्केट में है वो कंटिन्यूस एफर्ट देता रहता है। ऐसे ही दोस्तों, तो इसलिए कहा गया वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस भी कहा गया। कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है, एक प्रैक्टिस भी है, क्योंकि वहां एक बार करने से नहीं, कंटिन्यूस एफर्ट देने से होता है सर। तो समझ में आया आपको कि कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है जी। कॉस्ट अकाउंटिंग साइंस भी है, आर्ट्स भी और प्रैक्टिस भी है। क्लियर रहेगी बात, एमसीक्यू में आएगा कभी तो कर लोगे, यस। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको पार्ट 1 का पहला पॉइंट खत्म कराया, जिसके अंदर बेसिकली मुझे जानता हूँ अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी, यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, क्लासेस अच्छी लगी होगी तो जरूर लाइक करिएगा। क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क